हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। गुड इवनिंग। चलिए वो स्टार्ट, ठीक है। तो एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैं अपने दक्ष परिवार में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि हमने पिछली 2 वीडियो में हिस्ट्री का सफाया करा है, फिर कल की वीडियो में हमने भूगोल का सफाया करा है। हिस्ट्री में हमने 259 प्रश्न लगाए थे और कल के हमने भूगोल के ज्योग्राफी के पीडीएफ में हमने 218 प्रश्न लगाए थे, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपने अभी भी वे दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारा हिस्ट्री का है, इसलिए हमने 259 प्रश्न वहाँ से प्रोवाइड कराए। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट, तो आप एक बार वीडियो को देख लेंगे। उससे पहले मैंने यूपीटर पैसे पैट के आपको बहुत सारे प्रश्न यानी कि सेट लगवाए थे, प्रैक्टिस सेट, तो आप उन्हें भी देखिए। और पेपर से पहले स्टूडेंट आप सभी को पढ़ के जाएँ, क्योंकि आपको पता है अगर पेपर से पहले हम सभी चीज़ें एक बार रिवीजन करके चले जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो आज जो हमारा पोर्शन रहेगा वो रहेगा संविधान का निर्माण और विशेषता। तो हम आज भारतीय संविधान के ऊपर बात करेंगे और भारतीय संविधान से कितने प्रश्न बनेंगे। हमारे 143 प्रश्न हमारे संविधान से बनेंगे स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले यूपीएससी पैट एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली बात यह है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप न्यू नहीं हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल यानी कि वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, तो आज का जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा संविधान का निर्माण या विशेषता यानी विशेषता। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन वो क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन नंबर पहला है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो स्टूडेंट पहले प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, करें कमेंट। तो भारत के संविधान सभा की जो किसके अनुसार गठित की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके, कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रांतों की विधानसभा, संज्ञा व्यवस्थापिका, ठीक है। और ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो वीडियो को ना देखें और चले जाएं, ठीक है क्वेश्चन। अगर जिस बच्चे को विश्वास हो कि हाँ कि ये वेरी मोस्ट प्रश्न है तो उसे रुके रहे, नहीं तो आप जा सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका नेट है, आपका मोबाइल है, आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर पढ़ लोगे तो बाद में ये पता चल जाएगा कि हाँ कि सर कितने क्वेश्चन आए थे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो स्टूडेंट बताना है कब हुई। 10 जून 1946 पहला ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946 दूसरा ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 तीसरा ऑप्शन, 26 दिसंबर 1949 तो तीसरा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा कि संविधान की प्रथम जो सभा हुई थी वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जवाहरलाल नेहरू, वी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो बताना है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो जवाहरलाल नेहरू ने की, वी.आर. अम्बेडकर की, सच्चिदानंद सिन्हा ने की या राजेंद्र प्रसाद ने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन आप कमेंट कर दें। और आप मुझे बार बार ये नहीं कहना करें कि कमेंट करें क्वेश्चन, आप लोग कमेंट खुद क्या करें, मैं आपका सभी कमेंट देखता हूँ, ठीक है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान के स्थायी अध्यक्ष बताने हैं कौन थे। तो आपके सामने 5 ऑप्शन क्वेश्चन बताएंगे कौन थे। वी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे।
तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या वी एन राव। तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, वी आर अम्बेडकर कहते हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वी आर अम्बेडकर, वी एन राव, वी एम मुंशी, मुख्य मुंशी और वल्लभ भाई पटेल। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा वी आंसर। कौन है? वी एन राव। की है कौन है? संविधान सभा के संबंधित सलाहकार कौन थे? वी एन राव थे, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखते रहें, अच्छे से बने रहें 143 प्रश्न तक। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन कमेंट करें। तो इसका जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते करो क्वेश्चन और बने रहें 143 प्रश्न तक। क्वेश्चन 2-4 प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको इस वीडियो से, देख लेना आपके 28 और 29 एग्जाम में। तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा वो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे और सभी को पता है, कमेंट करें कमेंट। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू में हुआ? तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो बताना 26 जनवरी 1949 से, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो बताना है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू में हुआ, यानी लागू हुआ था, ठीक है, बताना है। तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताए, करें कमेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथ के पैड एग्जाम देने वाले हैं सभी से कहिए कि एक बार इस लाइव वीडियो को जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप लाइव वीडियो को लगाएंगे तो आपका ही फायदा है। तो आपके सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और इसी कहते हैं क्विक रिवीजन, ठीक है, फटाफट रिवीजन। और मैं फटाफट आपका रिवीजन करा रहा हूँ, 143 प्रश्न आपको 1 घंटे के अंदर अंदर करा दूंगा, ठीक है क्वेश्चन, तो बने रहें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना? 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950, ठीक है क्वेश्चन। तो 1 नवंबर है, 1 जनवरी है, एक दोनों सन देखो, यहाँ 26 नवंबर है या 26 जनवरी है, सन सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताएं कि भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत जो गणतंत्र बना था क्वेश्चन वो बना था 26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सी ऑप्शन। भारत राज्यों का एक संघ है, डी ऑप्शन। तो बताना है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो भारत एक गणतंत्र है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, सब ये और स्टैंड किसी बच्चों को नहीं पता हो तो ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन जो हमारे पास थे वो हमारे जो अंतिम रूप से पूछा, जो लास्ट शुरू में था वो कितना था ये पूछा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचित थी, ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, और वो तो आपको सभी बताया कि वर्तमान में कितने हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संशोधन प्रक्रिया? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी, ठीक है क्वेश्चन। तो आप ही ऐसे ही कमेंट करते रहें, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ, कौन बच्चे कितने आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है,
ऐसे ही विशाल विशाल जो है बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो इसलिए अच्छे से कमेंट कर देते हैं पहले, ठीक है। आप भी ऐसी मेहनत करो स्टूडेंट, आप भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, विपिन यादव हैं और भी हैं, ठीक है। शोभित का पता नहीं कहाँ हैं, ठीक है। तो कभी कभी कल आए नहीं थे, कभी आ जाते हैं, कभी आते नहीं हैं, ठीक है। पंकज है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कृष्ण है, विशेष है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो हमारे, ठीक है। सचिन हैं, गौतम हैं, ठीक है, विपिन हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट जो यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जितने भी जिनका नाम नहीं ले पाया तो बुरा नहीं माने स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट मेरे बहुत अच्छे हैं जो अच्छे से कमेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कमेंट करना भी चाहिए स्टूडेंट कि इससे मुझे ये पता चलता है कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा संसदीय प्रणाली। क्या हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8, 10, 12 या 14। तो भारतीय संविधान में बताना है कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में पूछा स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, कमेंट कर देंगे स्टूडेंट एक बार। और वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप एक दिन ऐसे करें कि आप 50 स्टूडेंट को जरूर जोड़ें, ठीक है। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि 50 स्टूडेंट हमारे लाइव किस दिन आएंगे, वो दिन मेरे लिए कौन सा होगा स्टूडेंट। तो आप सभी से कह के रखें एक दिन, और वीडियो में कम से कम 50 या 60 बच्चे जोड़ने हैं आपको, ठीक है। लाइव आने हैं लगभग 1 घंटे तक स्टूडेंट, और एक दिन ऐसा कर दीजिए मेरे लिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो इसका आंसर जाएगा 16 का 12, सी आंसर है 12 अनुसूची है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्य संघ। तो भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लंघन या उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, ये पूछा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रथम में। कौन सी में है, प्रथम में, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। किससे है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से है भारत संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पाते हैं क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख हो स्टूडेंट, सभी को पता होना चाहिए, 7वीं में है, 8वीं में, 9वीं या 10वीं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं में। किस में है, 8वीं में है, भारत संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, 8वीं में है, ठीक है, ध्यान रखना। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। तो दल बदल आपको बताया है कि 10वीं में रखे गए, किस में रखे गए हैं, 10वीं में रखे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी कमेंट करें स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जोड़ें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्वेश्चन, और लास्ट में बता के जाएं कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में रखे हैं। कौन सी, 11वीं अनुसूची में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 19A, ठीक है। तो बताना है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि सर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट में। तो सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आर्टिकल 21। किस में हो जाएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा, 21, ठीक है, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर गठित
तो आपको सही पता है कि भाषाई आधार पर कब गठित हुआ था, ठीक है। और बताना है कि भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सन बताएंगे क्वेश्चन कब हुआ था, करे कमेंट, सन सभी को पता है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जगह 1954 में। कब किया गया था, 1954 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बताएं, कमेंट करें, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। तो भारतीय संविधान जो नागरिकता प्रदान करता है वो करता है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी करता है, एकल नागरिकता करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे स्टूडेंट प्यार से, कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम, देशीयकरण से, या ये सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि जन्म से भी कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी करते हैं और देशीयकरण से भी करते हैं। देशीयकरण के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या होता है देशीयकरण। चलिए वेरी गुड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है क्वेश्चन, नागरिकता का परित्याग करके, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या उपयुक्त सभी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन सभी प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि नागरिकता का परित्याग करेंगे जब भी अंत हो जाएगा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से वो जब भी अंत होगा, और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, नागरिकता का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता का जो अंत होगा वो तीनों प्रकार से हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टैंड क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने सभी ने आंसर बताया, बहुत अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे गलत भी बताते हैं, वो थोड़ा सीख ले, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि जो आंसर मैं बताता हूँ फिर उसको ध्यान से देख लिया करें, ठीक है। बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे बने रहे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास, पंजीकरण, वंशग्रम, या संपत्ति स्वामित्व। तो बताना है कि कौन सी शर्त ऐसी है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं पंजीकरण होना जरूरी है, अधिवास होना जरूरी है, वंशग्रम होना जरूरी है, संपत्ति स्वामित्व यानी कि इसका होना जरूरी नहीं है कि आपके पास संपत्ति नहीं तो ऐसे नहीं नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन संविधान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रम से कितनी कितनी है। तो भारत में वर्तमान में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, सभी को पता है स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले होते हैं उन्हें ये बेसिक प्रश्न सभी को पता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28 एवं 8 कितने हैं, 28 यानी कि 28 भारत में राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से ली गई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से प्रेरित है, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, या ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे आप लोग और बताएंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, किससे है, दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है, लिखित संविधान, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण, लोकतांत्रिक व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो लिखित संविधान है, नम्य एवं अनम्य का मिश्रण है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी हमारी संविधान की विशेषता है तीनों, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगर स्टूडेंट आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना और लास्ट में एक कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आपको पता भी चल गया होगा सर कि हिस्ट्री आपने पढ़ी, हिस्ट्री के मैंने आपको ऐसे प्रश्न कराए स्टूडेंट जो कई बार एग्जाम पूछ लिए गए हैं। उसके बाद में कल ज्योग्राफी की हमने मैराथन लगाई, 218 प्रश्न की हमने मैराथन लगाई थी स्टूडेंट, मात्र 1 से 1.5 घंटे में, और आपको मैंने सारे प्रश्न प्रोवाइड कराए। तो आपको यही पता चल चुका होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे थे। आज हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, इसके बाद में थोड़ा सा हम इसके बाद में अगर चलाएंगे तो वो चलाएंगे हम कंप्यूटर क्लास। कौन सी चलाएंगे, कंप्यूटर क्लास चलेगी क्वेश्चन इसके बाद अगर चलेगी तो, ठीक है। तो आप ध्यान रहें और पढ़ते रहें, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देखेंगे भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार का वर्णन है, ठीक है। भारतीय संविधान में अब देखो हमारे मूल अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांत या मूल कर्तव्य चलेंगे, ठीक है। ये भी हमारे वेरी वेरी अच्छा फैक्ट है क्वेश्चन, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40। तो बताना है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कौन से उसमें है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर।
तो कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही कमेंट कर दिया करें पहले ही मुझसे, ए ऑप्शन 12 से 35, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 5, 6, 7, 8, करें कमेंट ऑप्शन अगर आपको पता है तो। कितने हैं ऑप्शन? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और बताएंगे कौन कौन से हैं वो 6 अधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मूल अधिकारों को परिवर्तनीय करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, या सिर्फ उच्चतम न्यायालय को? तो मूल अधिकारों को परिवर्तनीय करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 21 का फर्स्ट, अनुच्छेद 24 का ट्रू। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, ऑप्शन किसमें है? तो बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुच्छेद फर्स्ट में है। किसमें? अनुच्छेद फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद फर्स्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें, 44वें या 46वें? तो बताना है 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्ति का जो अधिकार को हटा दिया गया था और वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, यानी कि सी आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसे प्रकार का अधिकार है? तो बताना हो स्टैंड कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जाएगा विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो 38 का प्रश्न का आंसर बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 का ये। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बताएं कमेंट में आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 21 का है, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हो जाएगा मैंडेसम, यानी कि परमादेश बोलते हैं इसे, हेवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षकरण बोलते हैं, को वारंट ऐसा बोलते हैं अधिकार परीक्षा, या क्या बोलते हैं सरियोरेरी उत्प्रेक्षण। तो होता ना है ये हमारे ध्यान रखना, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, मैंडेम मिल सकता है, मैंडेमस, हेवियस कार्पस, को वारंटर या सरसियोरेरी, ठीक है, उत्प्रेक्षण। तो होता है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कानूनी? क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बताना है मत देने का अधिकार होता है, तो नागरिक अधिकार मत लगा देना स्टूडेंट। चलिए वेरी गुड, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन क्या है? ए, राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 34 से 52। तो बताना है किस अनुच्छेद में राज्य नीति तत्वों का उल्लेख है? करें कमेंट क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सी आंसर, 36 से 51 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, या नीति निर्देशक तत्वों में, या मूल कर्तव्य में? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप कमेंट कर दें। तो नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी आंसर जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, अशांत वाद योग्य और इनमें से कोई नहीं? तो बताना नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है,
तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे वाद योग्य है, नहीं है। कैसे नहीं है? वाद योग्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। करे कमेंट स्टूडेंट अगर आपको पता है तो सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कर्नाटक, बिहार, गोवा, कर्नाटक। तो क्वेश्चन ये प्रश्न ऐसा है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताओ किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। और समान संहिता नागरिकता होती क्या है क्वेश्चन, ये कमेंट बताएंगे। और किसी बच्चों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का सोल्यूशन पूरा, ठीक है। पहले ये बताएं किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर जाएगा वो है गोवा। किस में है क्वेश्चन? सी आंसर गोवा। वेरी गुड, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बने रहो क्वेश्चन और एक दिन उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां से कहां गए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है क्वेश्चन तैयारी करने वालों का कि पढ़ते रहते हैं और एक दिन इतना पढ़ लेते हैं कि पेपर अगर आता हलवा लगता है कि ला हम करेंगे इस पेपर को, ठीक है क्वेश्चन। तो ऐसे ही पढ़ते रहो क्वेश्चन और एक दिन ऐसे ऊंचाई पहुंच जाओगे, आपके अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हाँ आए लाओ भैया कर लो एक आध प्रश्न, ऐसा नहीं होना चाहिए। रो रहे हैं पढ़ते हुए कि यार हमारे हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्वेश्चन ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाएगी? आप लोग अच्छे जानते हैं कि हमें पढ़ाई करने के लिए जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर आदत होनी चाहिए पढ़ाई की। और 10 से कम 1 से 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ने का मेहनत करनी होनी चाहिए। और आप लोग 15 मिनट वीडियो देखते होंगे, उसके बाद बंद कर देते होंगे, चलो भैया चलो। और ऐसा नहीं करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि उन बच्चों से पूछना जो बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं वो आपको बताएंगे कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छा ज्ञान होता है जो फेल हो जाते हैं। मगर उनसे पूछना जो पढ़ने के बाद फेल होते हैं, उनसे नहीं जो एक भी बार नहीं पढ़े और उनसे पूछने लगे कि हाँ पेपर कैसे पास होगा, वो नहीं बता पाएंगे आपको। उनसे पूछना जो 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से रहे हैं या 0.5 से रहे हैं, उनसे पूछना कि हाँ पढ़ाई का मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए जो हम पेपर को एग्जाम को पास कर दें, ठीक है स्टूडेंट। इतना ही कहूँगा, अगर आप समझदार हैं तो आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे और पूरी वीडियो में आपको सारे प्रश्न याद करने हैं। फिर कभी भी आप कहेंगे कि सर हमसे कोई भी प्रश्न पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है, किसी भी वीडियो में एक दिन को, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 46 का आंसर आप सभी जानते हैं कि कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताएं क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अनुच्छेद 51 का काम है। किसमें? अनुच्छेद 51 का काम है। नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका। तो बताना है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। किससे ली गई थी? पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। नेक्स्ट है वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो बताना है क्वेश्चन कमेंट करके क्या हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11 है। कितनी है? 11। अब चलती है हमारी संसदीय प्रणाली। क्या चलती है क्वेश्चन? संसदीय प्रणाली चलती है, ठीक है। और संसदीय प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है 50वां, जो क्या कहता है कि भारतीय संसद प्रणाली किस देश की प्रेरित है? तो भारतीय संसद प्रणाली किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्रिटेन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कनाडा, ब्रिटेन से क्वेश्चन, सॉरी ब्रिटेन से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमने 30 मिनट से पहले ये 50 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 51 है क्वेश्चन हमारा कि संसदीय प्रणाली की निम्न में से एक कौन सी विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो बचाना है क्वेश्चन नंबर 51।
तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी हैं। संसदीय प्रणाली की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व भी है, गोपनीयता भी, उपयुक्त सभी हैं। डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई? क्वेश्चन कमेंट करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74, 163, 164 या बी और सी दोनों। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों। बी में क्या है? 163, 164, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलता है हमारा केंद्र सरकार। अगला पॉइंट हमारा केंद्र सरकार से है कि भारत में कार्यपालिका का उद्देश्य अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता। तो बताना है कमेंट करके कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या विपक्ष का नेता है, भारत सरकार का मुख्य सचिव? बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति है। कौन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट बने रहिए, 143 प्रश्न का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट प्रश्न चल रहे हैं। अगर देखेंगे भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? संसद में है, प्रधानमंत्री में है, राष्ट्रपति में है, या मंत्रिमंडल में है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा किस में? संसद में है। किस में है क्वेश्चन? संसद में है। ये आंसर हो जाएगा कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? संसद में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों में शामिल है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसके सभी ऑप्शनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे जब इसका आंसर देंगे। तो अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहला ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 हो जाएगा क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो सकता है आप कमेंट करें, पहले तो मैं आपका आंसर सुनना चाहता हूँ। करें कमेंट, जल्दी करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करते रहें कमेंट और बाद में देखना कि किसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी। और सी में क्या कहा गया क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। 56 की ओर चलते हैं क्वेश्चन, बताएं किस किसका सही है एक बार और। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा सदस्य, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? बताना है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 को आप सभी जानते हैं कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन में अगर कोई विवाद हुआ है तो उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचेगा। कहाँ? उच्चतम न्यायालय। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व या उपयुक्त सभी? तो बताना है राष्ट्रपति पद के निर्वाचक हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आप जानते हैं एकल संक्रमणीयता भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान भी और समानुपातिक प्रतिनिधि भी, उपयुक्त सभी। डी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फील्ड मार्शल? तो बताना है क्वेश्चन भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए आंसर, राष्ट्रपति। कौन होता है क्वेश्चन? राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओए हाय, कितना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, और आप लोग आराम से बता सकते हैं 5 से 10 मिनट में। ये 5 से 10 सेकंड मोस्ट है, सॉरी 5 से 10 मिनट कह रहा हूँ, 5 से 10 सेकंड में। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार महात्मा गांधी को लगा दो, ठीक है चलिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं देखेंगे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या एपीजे अब्दुल कलाम? तो क्वेश्चन आप चार ऑप्शन आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद हैं,
ज्ञानी जैल सिंह है, नीलम संजीव रेड्डी है, या APJ अब्दुल कलाम? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। तो आपको सभी को पता है कि निर्विरोध चुने वाले एक राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनके लिए इलेक्शन की सुविधा भी नहीं हुई थी, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे ही जनता द्वारा बना दिए गए थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो संसद से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी आंसर। वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, ऑप्शन देखें और आंसर क्वेश्चन देखें, आंसर करें। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कोई सीमा नहीं? तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित होता है? ऑप्शन आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? बताना है। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं सिर्फ राज्यपाल के सदस्य, सिर्फ राज्यसभा के सिर्फ लोकसभा के सदस्य है, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य है। तो होता है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य है। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, और राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। तो बताना है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताएंगे। बताइए, कमेंट करें क्वेश्चन जल्दी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन करता है? क्वेश्चन उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए? कृष्णकांत, GS पाठक, VD जत्ती, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो ध्यान रखना है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो बताना है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा? तो कृष्णकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णकांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सदन का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो निम्न में से कौन सा संसद यानी निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संसद यानी कौन ये पूछा, कौन था नहीं, कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन ये पूछा है। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा है ये पूछा है। क्वेश्चन बताएं। तो 68 का जो हो जाएगा वो जाएगा राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा है। ठीक है, ध्यान रखना। जो सदन है उसे निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आप जो सभी लोग जानते हैं कमेंट कर देंगे। यह है ऑप्शन है 10 है, 11, 12 या 14। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 12। कितने? 12। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशनों में बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 3 माह, 6 महीने, 8 महीने या 9 महीने? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप जानते हैं सभी, अच्छे से कमेंट करें। 6 महीने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या है, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या इसका निर्णय कौन लेता है? स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है?
तो संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या विपक्ष का नेता? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताएं स्टूडेंट सभी। और जो स्टूडेंट अभी हमें लाइव नहीं है तो उन्हें एक बार लिंक सेंड कर दीजिए स्टूडेंट, 1 सेकंड लगेगा, और उन्हें बुला लीजिए कि हाँ क्लास लाइव है, एक बार ज़रूर देख लें अपनी मेहनत को कि उन्होंने कितना पढ़ रखा है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है वो स्टूडेंट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या बहुमत दल का नेता? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट करें। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट, बताना है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को जो संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताएंगे 75 का। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे ही बने रहे 143 प्रश्न तक। तो इसका हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट है 76। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो करें कमेंट क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा लोकसभा के उत्तरदायी होती है। किसके होती है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। नेक्स्ट है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो, ठीक है ध्यान रखना है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो सिर्फ संबंधित मंत्री त्यागपत्र देते हैं, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताना है उस टाइम यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होता है फिर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। ध्यान रखना ऑप्शन, मंत्रिपरिषद क्या होती है? इस्तीफा देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था ऑप्शन, ध्यान रखना। विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अभी तक रुके हुए हैं, जो जा चुके हैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो देखना आया करें तो बिल्कुल जाने का मन ना बनाया करें स्टूडेंट। अगर आप लोग ऐसे टूट के वीडियो देखोगे तो क्या सिलेक्शन होगा आप लोगों का यार? एक प्रश्न देखते हैं चले जाते हैं, एक प्रश्न देखते हैं चले जाते हैं, ऐसे क्या सिलेक्शन होगा आप लोगों का? 20-22 बच्चे लगातार बने रहते हैं स्टूडेंट, कम से कम 30-40 बच्चे लगातार ऐसे बने होने चाहिए कि हाँ जो रेगुलर वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा स्टूडेंट आपको, ये आप भी जानते हैं कि अगर हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो बेनिफिट अलग ही नजर आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है लोकसभा। चलिए कोई नहीं, हमें क्या दिक्कत है क्वेश्चन, आप नहीं देख रहे हैं, मगर आप एक बात का ध्यान देना क्वेश्चन कि आप मेरी कोई सी वीडियो देखना कि कितनी चल रही है क्वेश्चन, कितने लोग देख रहे हैं, कुछ तो उन्होंने देखा होगा उस वीडियो के अंदर, और टाइमिंग कितना चल रहा है क्वेश्चन ये देखना। क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं पता अभी इस बात का कि चैप्टर बाई चैप्टर बहुत कम लोग कराते हैं, बस वही कराते हैं कि 20 प्रश्न ले आए, 10 प्रश्न ले आए और अपना आए यूट्यूब पर अपने लिए फेमस हो गए कि हाँ वो सर यूट्यूब पर हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं हो स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप मुझे जब बताएं कि हाँ आसिम सर ने हमें पढ़ाया था, हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँ और मैं आपको पढ़ा दूँ और मैं बाद में ये कहूँ कि मैं यूट्यूब पर आया था। अबे यार यूट्यूब से आने मतलब क्या है? यूट्यूब से आने से कोई मतलब नहीं स्टूडेंट। हमारा नाम कब होगा? जब आप लोग सिलेक्शन लेंगे, और आप लोगों को सिलेक्शन जिस दिन हो गया स्टूडेंट तो हमारा नाम एक दिन एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि दुनिया अगर हमारे नाम को दबाना चाहेगी तो किसी के इसने अंदर हिम्मत नहीं होगी कि हमारा नाम दबा सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कोई नहीं, आप लोग देखो, मेरा कहना इतना ही है कि आप लोग लगातार वीडियो में बने रहा करें। ठीक है, अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो देखे करें, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी ले रहा हूँ मैं आपका, 1 से 1.5 घंटा, और 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ लेंगे और एक क्वेश्चन भी ज़्यादा कराता हूँ स्टूडेंट, तो इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की
कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी, अधिवक्ता, विपक्ष का नेता या राज्यसभा का सभापति। तो बताना है होस्टन निम्नलिखित में किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो बताएंगे कौन है होस्टन, वो व्यक्ति महान्यायवादी है, अधिवक्ता है, विपक्ष का नेता है, राज्यसभा का सभापति है। तो बताएंगे होस्टन क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है स्टूडेंट, तो बताना है राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, विपक्ष नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो क्वेश्चन बताना है भारत में के नियंत्रक एवं महालेखक। तो बताएंगे CAG बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको क्वेश्चन बताएं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 82 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर C। अब चलेंगे हमारी राज्य सरकार, ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर राज्य सरकार चलेगा क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 83 पर आए गए हम, तो अब ऐसे ही हम धीरे धीरे 1 घंटा 10 मिनट तक हम पूरे 143 पर पहुँच जाएंगे। तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट कर दें कि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो होता है राज्यपाल, कौन होता है क्वेश्चन, राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो 84 का आंसर बताएं क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 84 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, बी। राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के लिए या उपयुक्त सभी। तो राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 85, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा, ठीक है, राज्यपाल पद पर बना रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, 4, 3, 2, 1। बताइए ऑप्शन कमेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही लोगों को जोड़ा करें, अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सिलेक्शन ले लेंगे तो हमारा इतना नाम होगा ऑप्शन, इतना नाम होगा कि हमें दुनिया जानेगी, ठीक है, सिलेक्शन के लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 करता है सिर्फ, कितना, 1। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति किसके द्वारा कहते हैं, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन नंबर 88 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रकाशन यानी प्रशासन कौन चलाता है, तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्यमंत्री या ये सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 90, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 90, तो राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, उस टाइम का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, डी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितना अधिवेशन होना अनिवार्य है, तो विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितना अधिवेशन होना आवश्यक है, बताना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा 2, कितना अधिवेशन, 2 अधिवेशन होने आवश्यक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट
विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है कौन सा कथन असत्य है। इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। एक बार क्वेश्चन और देख लो क्वेश्चन क्या पूछा था कि विधान परिषद के बारे में अच्छा कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि मैं ही भूल गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोबारा देखा क्योंकि मुझे आंसर ही बताना है। तो इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होती है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है क्वेश्चन ध्यान रखना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर। भारत संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 93। तो इसका आंसर सभी जानते हैं, जब था लगा दिया, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 3, 5, 4, 6। तो बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 94 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 6। कितनी है? 6। और कहाँ कहाँ है उस टाइम कमेंट करें अगर किसी को पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट सचिव या विधानसभा अध्यक्ष? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन करता है उस टाइम? मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है उस टाइम? तो महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो होता है महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, वो महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। अब चलता है हमारा केंद्र एवं राज्य संबंध। ऑप्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। तो राज्य, अब आता हमारा केंद्र राज्य का संबंध। ठीक है ऑप्शन, केंद्र राज्य का संबंध। तो ये पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा। और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, करें कमेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है, आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। क्वेश्चन किसी के आंसर अगर गलत होते हैं तो बुरा नहीं माने करें कि हाँ मेरा आंसर गलत हो गया, क्योंकि आप जब भी मेहनत करोगे जब भी आपका आंसर गलत जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हारा हुआ इंसान एक बार फिर से जब मेहनत करता है तो तुम्हें पता है कैसी मेहनत करता है वो। तो ये क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, बताएं क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सर डी आंसर, बिना किसी राज्य की सहमति से। किसके? बिना किसी राज्य की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? मत्स्य, कृषि, बीमा या सट्टेबाजी? तो संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है ये बताना है। तो बीमा नहीं है क्वेश्चन, क्या नहीं है? बीमा नहीं है, और बाकी सभी हैं, बीमा नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया गया है 5वीं सूची में, 8वीं में, 6वीं सूची या 7वीं में? बताएं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, किसमें, कौन सी अनुसूची में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किन के द्वारा भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, नगरपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताया क्या हो जाएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएगा स्टैंड की भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो इसका है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 143 प्रश्न लेकर आए हूँ बस मात्र आपके लिए, बन रहे कुछ पल और। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिए जाते हैं, राज्य सरकार को दिए जाते हैं, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिए जाते हैं, ना तो संघीय और ना ही राज्य सरकार को दिए जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन 101 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार संघीय राज्य सरकार को दिया जाता है, किसे? संघीय सरकार को। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 102, भारत में संघीय राज्यों का प्रशासन कौन होता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, गृह मंत्री या प्रशासन द्वारा? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, कौन होता है ऑप्शन? तो 102 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों के केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन या शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न रखेंगे। ऑप्शन इसके बाद हम अगर शुरू करेंगे तो कंप्यूटर की वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है ऑप्शन। तो आप लोग मेरे साथ 20-25 मिनट और देना। अगर इसके बाद आप कंप्यूटर का पढ़ना चाहते हैं एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पढ़ेंगे तो बता देना मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 है कि अध्यक्षात्मक सरकार को काम करने के सिद्धांत है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, करें कमेंट। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। शक्तियों का क्या, केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सरकारीय आयोग का गठन किया जाता है। सरकारीय आयोग का गठन किया गया था राज्यों के संबंध के परीक्षण हेतु, राज्य में राज्यों के संबंधित कार्य प्रणाली के परीक्षण हेतु, सार्वजनिक संस्था को कार्य प्रणाली के परीक्षण हेतु, राज्य के पानी संबंधी विवाद को सुलझाने हेतु। तो बताना है सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं क्या हो सकता है ऑप्शन, बताए कमेंट में जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर, केंद्र एवं राज्य संबंधों को कार्य प्रणाली परीक्षण हेतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, सरकारीय कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया। धारा 236, धारा 263, धारा 252, धारा 370। तो बताना है सरकारीय कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 263, ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में कौन सा किसका उल्लेख नहीं है। शिक्षा, विद्युत, रेलवे या वन। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है। शिक्षा का नहीं है, विद्युत का नहीं है, रेलवे का नहीं है, वन का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है रेलवे, ठीक है, सी आंसर, रेलवे का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संज्ञा सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। पुलिस, जनगणना, भू आगमन या लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। तो बताएं निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है। पुलिस, जनगणना या भू आगमन या लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा जनगणना। क्या नहीं है, जनगणना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। विधायी, वित्तीय, न्यायिक या प्रशासनिक। तो बताना है निम्न में कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जो जैसा कि केंद्र या राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। तो विधायी है, वित्तीय है, न्यायिक है, प्रशासनिक है। तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 160। तो क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर हो जाएगा सी आंसर, न्यायिक, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कि कौन राज्य सूची में नहीं है। कृषि, जल, सिंचाई, सुरक्षा। तो निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है। कृषि नहीं है, सिंचाई नहीं है, जल नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 109। 109 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सुरक्षा नहीं है। क्या नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में, संज्ञा सूची में। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय किसका है, ऑप्शन बताना है कि कौन सा विषय है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो बताना है कमेंट करके कि समवर्ती सूची का है, अवशिष्ट सूची का है, राज्य सूची का है, संज्ञा सूची का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं ऑप्शन कमेंट करके जल्दी। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन संज्ञा सूची का है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, संज्ञा सूची। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 कि भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार को निहित करने में क्या घोषित होता है। तो भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निहित करने में क्या घोषित होता है। भारत का एक संघीय राज्य व्यवस्था, भारत ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है, भारत अर्धसंघीय है, भारत राज्य व्यवस्था का एकात्मक रूप। तो बताना है ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर।
तो क्या हो जाएगा, भारतीय अर्धसंघीय है, भारतीय अर्धसंघीय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? संसद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का या प्रधानमंत्री का? तो बताना है केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 सभी को पता है क्वेश्चन, कमेंट करें। तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 113। तो अभी ऊपर आया था क्वेश्चन, कौन करता होगा? वही करते होंगे जो इनको नियुक्त द्वारा बताया था ऊपर, राष्ट्रपति है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 नगर पालिका आएंगे अब छोर से कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन बताना, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 24, 25, 34, 27। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बताएं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? कमेंट कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप लोग सभी जानते हैं कि इसका आंसर 34 है। कितनी है? 34। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन अभी 1 घंटा हुआ, हमने 115 क्वेश्चन रिवीजन कर लिए हैं जो बहुत आराम आराम से हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर बहुत ही अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद? बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 16, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। कब तक? 65 वर्ष तक बना रहता है। कब तक? 65 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, गजब अच्छा क्वेश्चन आया क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं एच जे शाश्वत, एच जे कानिया, एच एस सीकरी या वाई वी चंद्रचूड़? तो क्वेश्चन आपको सभी को पता है कि वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे, ये पूछा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो स्टैंड वर्तमान बता दें पहले, तो चलो वर्तमान बताए ना, है इसमें ऑप्शन? यार वेरी गुड, कमेंट तो ऐसे करते हो क्वेश्चन, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इसका जो पूछा है क्वेश्चन प्रथम न्यायाधीश पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा एच जे कानिया। कौन थे? एच जे कानिया। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायाधीश? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो प्राप्त है वो किसे है? क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर बताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहें क्वेश्चन, मेरा इंतजार ना करें, पहले ही कमेंट कर दिया करें। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, एम फातिमा बीबी, सुंदरा भंडारे या इंदिरा जय सिंह? तो बताना है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर आप सभी जानते हैं और कमेंट करेंगे धड़ेले से। करो कमेंट क्वेश्चन, जितने भी लोग देख रहे हैं सब कमेंट करो, पहले करिए। अरे कमेंट तो करो मेरे भाई, सभी करें कमेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो करिए। तो वेरी गुड, 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 वेरी गुड। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या हो सकता है? आप सभी जो जानते हैं वी आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस पी एन भागवती, जस्टिस वी के मुखर्जी, जस्टिस एम सी महाजन? तो बताना है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे। जस्टिस एम हिदायतुल्ला। किसने किया था? जस्टिस एस हिदायतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यूपी ट्रिपल पैट के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यूपी ट्रिपल एग्जाम करीब है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर, कि भारतीय संविधान सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या विधि मंत्रालय? तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा संसद। किसके पास है? संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, सामूहिक या व्यवहारिक? तो बताना है क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ABCD में करे कमेंट। और स्टूडेंट लास्ट टाइम चल रहा है, अभी सभी लोगों को जुड़े रहें और 143 प्रश्न तक की वीडियो देख के जाएं। कुछ टाइम में आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र। और स्टूडेंट जब हम सब देखते हैं तो पता नहीं चलता टाइम का, ठीक है। तो देखिए हमने 124 प्रश्न का आंसर पर आ चुके हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15, 18, 25, 18, 28। तो बताइए कौन ऑल्टर्न कमेंट करें कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15 हैं, 18 हैं, 25, 28 है। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है स्टूडेंट? कमेंट करें ABCD। क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा 25 है। कितने? 25। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु किस आयु तक अपना पद धारण कर सकता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकता है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 62 वर्ष तक। कब तक? 62 वर्ष तक। जिला प्रशासन चलेगा स्टूडेंट। अब हमारा पॉइंट लास्ट पॉइंट चल रहा है हम इस टाइम। जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण एवं शीर्ष अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी या उप संभागीय अधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी? तो आपको सही बताया, जिला प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण एवं शीर्ष अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कार्य जिला कलेक्टर से के कार्य हैं? तो निम्न में कौन से कार्य जिला कलेक्टर के कार्य हैं? राजस्व कार्य है, आबकारी कार्य है, दंडाधिकारी कार्य के रूप में, उपयुक्त सभी? तो बताना है राजस्व कार्य है, आबकारी कार्य है या दंड अधिकारी के रूप में या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सभी हैं। तो कौन से कार्य जो कलेक्टर के कार्य हैं उपयुक्त सभी हैं, सभी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य क्या है? तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य क्या है? कि विकास कार्य योजना बनाना, निगरानी करना, क्रियान्वयन करना या उपयुक्त सभी? तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य क्या है? तो विकास कार्य योजना बनाना, निगरानी करना या क्रियान्वयन करना या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर सभी हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य क्या है? कि विकास कार्य योजना बनाना, निगरानी करना, क्रियान्वयन करना, सभी हैं। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय में कौन से पदाधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं? जिला समाहर्ता, जिला नियोजन अधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 130 हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अब चलता है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था। तो भारत क्वेश्चन हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं इस टाइम। मात्र हमारे 13-14 प्रश्न और बचे हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ कि भारत में सही मायनों में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्लाइव? तो भारत में सही मायनों में राष्ट्रीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है स्टूडेंट? तो बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 131 का, ठीक है। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताएंगे। तो 131 का आंसर क्या हो सकता है? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक परिवर्तन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। क्वेश्चन कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। और जितने लोग जा चुके हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन तुम लोग बने हुए हैं तो आप जरूर बेनिफिट पाओगे, जरूर पाएंगे। मेरी दुआ है आपके साथ, ठीक है। आप लोग बने रहें। मैं आप सभी के लोगों को दुआ करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द जॉब लग जाए स्टूडेंट। अगर जॉब मेरी वीडियो देख रहा है, जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ स्टूडेंट कि आपकी सभी की जॉब लगे, अच्छे से जॉब लगे और अच्छे आप जल्द से जल्द मेहनत कर लो और अच्छे से और जॉब लग जाएगी, ठीक है, इसी बार, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारे बच्चों की जॉब लगेगी इस बार, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और जो बच्चे अभी भी यूपी पैट का एग्जाम देने जाएंगे तो 80+ नंबर उनके भी आएंगे, जो बच्चे इस बार मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ठीक है। एक बार में नहीं याद हो, 2 बार देखिए, 2 बार में याद नहीं 3 बार देखिए क्वेश्चन, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार देखिए, मगर क्वेश्चन को याद जरूर करके जाना, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है एक प्रयोग है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक
जानते हैं विकेंद्रीकरण का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के मध्य प्रतिद्वंदियों का बढ़ावा, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा, रोजगार बढ़ावा, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूल प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर आए। तो क्वेश्चन नंबर 134 का कमेंट करेंगे स्टूडेंट कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है डी कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन के भागीदारी योग्य बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता बतानी है, क्या है? तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसमें लक्ष्य गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं या उपयुक्त सभी। तो बताना है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सभी हो जाएगा, ऑप्शन सभी सही हैं। तो ध्यान रखना है कि पहली है इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसमें लक्ष्य गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ संसद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में किस एक राज्य पर लागू नहीं होते? मेघालय, त्रिपुरा, असम या गोवा। तो पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं? बताना है कमेंट में। 136 का आंसर। और स्टूडेंट हम समाप्ति की ओर हैं और आप लोग बने रहे 141 तक, और लास्ट में ये बता जाए आपका स्कोर कितना रहा। और स्टूडेंट पेन कॉपी भी निकाल लिया करो और लिख लिया करो कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, ठीक है, और बाद में चेक कर लिया करो जब भी हाथों हाथ जब मैं आंसर बता दिया करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो जाएगा ए आंसर, मेघालय पर। 137 है भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थानों को न्यायगत किया गया है कि विषय निम्नलिखित में कौन सा सही है? नहीं है। 11 पारंपरिक ऊर्जा संस्थान, सड़कें, उच्च न्यायालय, पुस्तकालय। बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है 73वें और 74वें संविधान अधिनियम के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें सभी राज्यों के लिए यह अधिआदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन के 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। प्रतिनिधि को 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने की चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों को कुल सीटों का 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। यह दिए गए निम्न सही बताना है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, केवल फर्स्ट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर होगा दूसरा और तीसरा। कौन सा? दूसरा और तीसरा। देख ले एक बार और देख लेंगे दूसरा और तीसरा क्या है। क्वेश्चन था 73 और 74 संविधान अधिनियम के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य सही है? तो दूसरा और तीसरा देखेंगे। दूसरा है प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, वेरी गुड। सभी पंचायत में सभी स्तर के कुल सीटों का 1/3 सीटों का आरक्षण महिला के लिए निर्वाचित होना चाहिए, सही है। दूसरा और तीसरा सही, वेरी गुड। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 पहला ऑप्शन है जिला एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी का अभिसूचित पृष्ठ लोग। ऑप्शन सी है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामबली के पंजीकृत लोग या पंचायत के सदस्य। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी आंसर कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामबली के पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 बताना है। मात्र हमारे 3 प्रश्न और बचे हैं स्टूडेंट, और आप लोग जरूर बता के जाएं आज कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट बहुत आराम से आज मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं, इसलिए जो टाइम ले लिया, और टाइम भी ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, एक घंटा तो हुआ है अभी आपको, 1 घंटा कुछ मिनट ज़्यादा हो गई। चलिए, तो वर्ष 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत राज मेहता, अशोक मेहता, KN कार्टूज या जगजीवन राम। ऑप्शन कमेंट करें इस क्वेश्चन का, सभी को आंसर पता है इसका कि समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी वर्ष 1970 में? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा अशोक मेहता, बी आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में किस मुद्दे पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी? केंद्रीय एवं राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा, पंचायती राज व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय चुनाव। तो अशोक मेहता समिति निम्नलिखित किस मुद्दे के लिए सिफारिश देने के लिए की गई थी क्वेश्चन? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 141। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए अनुशंसा करने वाली समिति का नाम बता क्या था? तो अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति या LM सिंधिया समिति या JV के राम समिति। बताना है क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर क्या हो जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए अनुशंसा प्रदान करने वाली समिति का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर होगा LM सिंधवी समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
CDP और NES के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राम मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकृत महाराष्ट्र समिति या ग्राम नगर संबंधी समिति। बताना है क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर। इनने पूछा है 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया जिसने ग्रामीण त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राज मेहता समिति क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो आए और चले गए, तो उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो लोग मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, थैंक यू सभी को। क्वेश्चन अब ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें। हमने जितने भी प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए अब तक, तो कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है डाउट में क्वेश्चन, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रश्न हमारा डाउट में है तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं कमेंट में क्वेश्चन, जल्दीबाजी में अगर कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो। ठीक है क्वेश्चन, चलिए। क्वेश्चन गलती हो जाती है हर टीचर से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई प्रश्न हमसे डाउट में हो जाता है गलती जल्दीबाजी में, तो हम चाहते हैं कि कोई हो गया हो तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं दोबारा भी। ठीक है क्वेश्चन, चलिए। तो आज के लिए यही प्रश्न थे हमारे। अब अगर आप कंप्यूटर की क्लास लेना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर की क्लास शुरू कर देंगे। 20 से 25 मिनट और हैं, बताइए कमेंट में, कर दें शुरू? नहीं करें? कर दें? 20 मिनट और लगेंगे सर। चलिए देखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्लास, ठीक है। आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करें, लाइक कर दें वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू है तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट। गुड नाइट, सबा खैर, अल्लाह हाफिज़।